नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। हम आपके दोस्त और आप हमारे दोस्त। तभी हम आज बात करेंगे आपके पार्टनर के इश्यूज, कंसर्न्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज थोड़ा हटके टॉपिक है फीमेल फर्टिलिटी या यूं कहिए फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ साथ we'll be discussing about the main causes and treatment of male infertility. Because हम जब भी कहीं जाते हैं या कहीं बात करते हैं तो सवाल सिर्फ यही उठता है या यूँ कहिए कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल से पूछते हैं व्हाट आर योर प्लान्स, सो व्हाट नेक्स्ट। अभी तक हनीमून पीरियड पूरा नहीं हुआ, बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क अ मेल कि हाँ भाई क्या प्लान है, क्या सोचा। सो ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम हर बार फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन को सिर्फ फीमेल से एसोसिएट करते हैं। हम ये नहीं सोचते या ये नहीं समझ पाते कि ये एक पार्टनरशिप है। अगर 50% आप फीमेल को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं बचा हुआ 50% मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तभी हमने सोचा लेट्स टॉक अबाउट मेल इनफर्टिलिटी, द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, एंड एक्चुअल में मेल इनफर्टिलिटी है क्या। फीमेल इनफर्टिलिटी को हम डिफाइन कर देते हैं उनके पीरियड से, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाते या यूं कहिए कि हम सोचना भी नहीं चाहते उस तरफ। सो टुडे we have Dr. Kalpana Jain with us. She is a consultant with Birla Fertility. And viewers, this awareness session is being conducted by Birla Fertility. Birla Fertility is our awareness partner for this campaign. So I'm just going to add our chief doctor guest on the main screen and we'll just start with the session. Namaskar Dr. Kalpana, welcome to Fertility. सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एंड वी जस्ट थॉट अबाउट डॉक्टर कल्पना जैन. डॉक्टर कल्पना जैन इज विद बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एज अ कंसल्टेंट एट गुवाहाटी ब्रांच. सो हमारे उधर के व्यूअर्स ये मत सोचिए कि आपको जब बिरला फर्टिलिटी से ट्रीटमेंट लेना होगा तो दिल्ली एनसीआर आना पड़ेगा. आपके यहाँ पे भी सेंटर है. सो डॉक्टर, आज का हमारा टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी और हमें पता ही नहीं चलता कि मेल इनफर्टिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या. जब हम फीमेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं दैट मीन्स पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट गेन हो गया है या यूं कहिए स्कैंटी पीरियड्स हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स. एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बट हाउ डू वी डिफाइन द मेल इनफर्टिलिटी? बिल्कुल मैम, आप बहुत सही कह रहे हो. जैसा कि आपने कहा, हमारे समाज में ऐसा है कि हर दोष हम नारी को देते हैं, बट जितना अभी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 40% इज द इनफर्टिलिटी जो है वो फीमेल की है वजह से है एंड 40% मेल की है. एंड जो 10-20% है वो कंबाइंड मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी है. अब अगर हम बात करें मेल इनफर्टिलिटी की, तो हाँ, हम स्त्रियों की तो कह सकते हैं कि उनके इरेगुलर साइकिल्स है या और बहुत सारे ट्यूबल ब्लॉक है, अलग अलग बीमारी कह सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स है. बट मेल का भी ऐसा नहीं है. मेल में ऐसा होता है कि या तो उनके जो स्पर्म्स है वो काउंट लो है या उनकी मोटिलिटी जो होती है वो कम है क्योंकि उनकी मोटाइल होते हैं स्पर्म्स, या वो जो एक स्पर्म होता है उनकी जो मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, जो बॉडी उनकी जो पार्ट्स होती है उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी है. तो एक तरफ तो हम अगर सीमेन टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब स्पर्म काउंट ही लो है तो वो कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है. दूसरी तरफ और भी जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं जो कि मेल के नॉर्मली वो शेयर नहीं करना चाहते, कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया या इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स है. तो ये काफी सारे और फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर हम कहते हैं कि इन सब के वजह से मेल इनफर्टिलिटी इज द कॉज ऑफ दैट कपल. तो ये सारे मिलकर ही हम कह सकते हैं. So डॉक्टर, जैसे फीमेल का जो वी कैन इजीली जज दैट दे आर हैविंग इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन है या फेशियल हेयर है, बट मेल्स में इज इट the only testing part, like we don't have any superficial features or symptoms, we can say that?
नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि कभी-कभार जैसे कि कोई जेनेटिक अगर कॉज़ होता है, जैसे कि वेरी कॉमन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, तो उनमें एक अगर हस्बैंड वॉक करके आता भी है ना, तो इट क्लिक्स अ डायग्नोसिस कि कहीं मेल फैक्टर तो नहीं है, बिकॉज़ दे आर टॉल स्टैचर, उनका जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, लो हेयर्स इन द बॉडी, तो दे हैव फ्यू फीचर्स लाइक फीमेल। तो उनको उनकी हैबिटेट्स देख के हमें क्लिक करता है कि समवेयर द मेल माइट बी द अंडरलाइंग कॉज़। तो वो सारी चीजें और बहुत सारे मेल होते हैं ना, लाइक ओबेज होते हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन मेल इज आल्सो रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन दैट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसमें उनमें एस्ट्रोजन वगैरह काफी हाई हो जाती है मेल में, एंड देन दे हैव लो स्पर्म काउंट और कंप्लीटली लो स्पर्म काउंट। तो कभी कभार डेफिनेटली उनकी भी हैबिटेट से हमें पता चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता। राइट। एंड आजकल अगर हम कहें तो वी हैव मेनी केसेस, लाइक जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें वी हैव जिम ट्रेनर्स, वी हैव स्पोर्ट्स पर्सन जिनके इंटरेस्टिंगली जिनकी वाइफ का ये कहना है कि मेल फैक्टर है, बट सिंस मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा है सो वी कैन नॉट चेंज द लाइन, लाइक तो क्योंकि जिम ट्रेनर है और है डेफिनेटली उन लोग खुद भी टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स वगैरह काफी यूज होती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह यूज होते हैं, जो कि हमारा जो एक्सिस है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है उसको इनहिबिट करता है, जो एफएसएच प्रोडक्शन होना चाहिए उसको इनहिबिट कर देता है अगर हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। तो उनमें भी फिर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, हमारा स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो जिम ट्रेनर और जिम रेगुलर जाते हैं उनको हमेशा ये सवाल करते हैं कि आर यू टेकिंग एनी सप्लीमेंट, तो वो हमें हमारी सबसे लीडिंग क्वेश्चन होती है। So doctor, जो low sperm count है, like I think this is the very common thing when you see your patients and everything, and the people said low sperm count issue. So this is the most common, but what could be the reason? Because in the past few years, we can say that maybe 2 or 3 years, this thing is really common. तो मैं उसके लिए यही बोलूंगी, काफी सारे रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहले तो वही है कि हमारा लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस लेवल है, प्लस जितने भी हमारे जो वाइसेस बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, ये सारे मिलकर हमारा लो स्पर्म काउंट का एक कारण है। साथ ही साथ आजकल जितने भी रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज हो रही हैं, प्लस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रेडिएशन एक्सपोजर, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन यूज करना हो, चाहे सेल फोन्स हो, ये सारा कुछ, और सेल फोन्स तो डेफिनेटली हम पॉकेट में ही रखते हैं, मेल्स, तो वो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हैम्पर करता है। तो ये सारा तो एक तरीके से रिस्क फैक्टर्स हो गए। बाकी अगर देखें तो एज, डेफिनेटली एज के साथ तो स्पर्म्स भी कम होंगे, नो डाउट स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है, बट द क्वालिटी डेफिनेटली हैम्पर्स। तो ये एक और एक कारण है। प्लस जितनी भी और बीमारियां हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्लस हार्मोनल फैक्टर्स, ये सब लो स्पर्म काउंट के कुछ ना कुछ कारण है इसमें। और कभी कभी जैसे कुछ कुछ इन्फेक्शंस हो गए, जैसे चाइल्डहुड इन्फेक्शंस लाइक मम्स हो गए, ऑर्काइटिस से करते हैं मम्स इन्फेक्शन भी, तो ये भी एक। साथ ही साथ जैसे कि रिस्क फैक्टर्स में अगर मैं बोलूं तो जैसे टाइट गारमेंट्स पहनना, या जिनका प्रोफेशनली जैसे कि वेल्डिंग वगैरह के प्रोफेशन हो गए, वो सबसे भी जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो जो स्क्रॉटल एरिया है उसमें हीट एक्सपोजर, ये सब के कारण भी लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। एंड इसके ऊपर अगर हम कॉजेज में कहें तो डेफिनेटली जेनेटिक एक कॉज है, एज फैक्टर एक कॉज है, काफी सारी जैसे कोई कोई मेडिसिन होती हैं जिसके वजह से भी इसका इफेक्ट दिखता है, इन्फेक्शन की वजह से दिखता है, प्लस अगर कोई सर्जरी हुई हो पहले, जैसे कि बहुत बार हर्निया की सर्जरी हो गई, कुछ हो गई, तो उससे भी ये अफेक्ट करता है। और डायबिटीज, ये सब जो हमारे मेडिकल डिजीजेस है, उनसे डेफिनेटली सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी काफी देखने को मिलता है। ओके, सो डॉक्टर आपने शुरू में मेंशन किया अबाउट सेल फोन्स, वी नो दैट रेडिएशन है प्रॉब्लम, एंड सेल फोन्स की बात करें तो मेल यूजुअली हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग देयर सेल फोन्स इन बैक पॉकेट, बट फ्रंट में भी जो भी जितना यूज हो रहा है, प्लस लैपटॉप अगर देखा जाए, आप जितना लैपटॉप भी यूज कर रहा है, तो फाइनली रेडिएशन तो हो ही रही है उसमें है। राइट राइट। And you also mentioned about microwave, so I really want to know more about this factor also.
देखिए कहीं ना कहीं वो भी एक रेडिएशन का ही वो है, माइक्रोवेव जो वेव्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फूड में हो और वो तो फाइनली हम उसी को इनटेक ले रहे हैं, तो वो भी अफेक्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो हम इनफैक्ट नॉट जस्ट मेल्स, हम फीमेल्स को भी, हम आईवीएफ के दौरान पे भी जब हम फाइनली ट्रांसफर कर चुके होते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं, भी डिस्करेज देम टू यूज माइक्रोवेव फूड, मतलब प्रोसेस्ड फूड, Heating or anything like that. Great. I think this is really informative. So अगर आपको लगता है खाना ठंडा हो गया ऑफिस में, फटाफट माइक्रोवेव में घुमा दें, next time please take care of that. Instead you can use thermal lunch boxes. And females अगर आप प्रेगनेंसी के उसमें हैं, जैसे डॉक्टर ने अभी बोला कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, कंसेप्शन पे जा रहे हैं, so please try to avoid माइक्रोवेव हीटिंग और माइक्रोवेव ही यूज करना बंद कर दीजिए. होपफुली कोई वो क्या कहते हैं उसको, हमें इस सेशन में ये कंपनी वाले, माइक्रोवेव कंपनी वाले ना सुन रहे हो. और थर्मोस्टेट वाले शायद ज्यादा हमारे यूज में आएंगे. Right. So yes, people are asking, is cell phone also a cause? Yes, बिल्कुल. So डॉक्टर मान लीजिए when you check the reports तो हल्का सा sperm count पे issues है, so क्या ये curable है? क्योंकि एक मैंने लेटेस्ट जो केस सुना, so person was asking कि जब तक मेडिसिन चल रहा है और वाइफ का रिट्रीवल प्लान हो रहा है, तो आई जस्ट क्विट स्मोकिंग फॉर 3 months एंड उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा. सो क्या सच में ऐसा है कि लो स्पर्म काउंट मेडिसिन लिया, चलो जी ठीक है? इसके पीछे शायद यही कारण है कि जो एक स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है स्पर्म प्रोडक्शन का, दैट इज अराउंड 73 days. तो वो उस हिसाब से कहना चाहते होंगे 2.5 and 3 months. और जब तक वो मेडिसिन भी चल रही है, न्यू प्रोडक्शन हो रहा है, एंड वंस हिज वर्क इज ओवर अगेन ही कैन यूज. तो वो 3 महीने शायद इसका अच्छा प्रोडक्शन हो जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी हो जाए वो 3 महीने में, और उसके बाद तो वापस वो रिट्रीव हो गया, नेक्स्ट साइकिल चला जाए. ग्रेट. अच्छा डॉक्टर, यू जस्ट मेंशन अबाउट एज, बट जब हम मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी को कैटेगराइज करते हैं, तो फीमेल्स आर लाइक कि you are nearing your 36-37 years of age, that means you are in that danger zone. But doctor never consult or never ask about male age. वो कहते हैं अच्छा 40 है, ठीक है, कोई बात नहीं. So and you mentioned that yes, age do have impact. So it is really interesting. I think males must hear this कि आपको भी जल्दी करने की जरूरत है. But डेफिनेटली हम फीमेल में एक एज के बाद कहते हैं कि ओवरियन रिजर्व कम हो जाएगा, मेनोपॉज आ जाएगा. मैं ये मेल्स को कहना चाहूंगी कि भले ही आपका एंड्रोपॉज बहुत लेट आएगा, बट कहीं ना कहीं जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो डीएनए, स्पेशली आजकल जैसे हम ना डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट वगैरह भी करते हैं, नो डाउट वो हम करते हैं कि जिनमें रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहा है, बट एज भी उसका एक फैक्टर है. जिनमें डायबिटीज है या और भी अलग चीजें हैं, उनमें भी वो डीएनए फ्रेगमेंट हो जाता है उस स्पर्म का. तो विद एज दैट क्वालिटी डेफिनेटली हैम्पर्स ऑफ द स्पर्म. वो क्वालिटी सेम नहीं रहती है उसमें. नो डाउट उनका एंड्रोपॉज बहुत लंबा है, बट स्टिल. राइट. समझ गए. तो अगर मेल्स हैं तो ध्यान रखिएगा, एज आपको भी इम्पेक्ट कर सकता है. Again, with your partner, do try to visit the doctor, especially fertility doctor, in case you think that there could be the reason or there could be the possibility. So, doctor, males में is it possible कि कुछ infertility के issues हैं, जैसे low sperm count, low motility, तो is it possible कि आपका sexual desire भी कम होने लगता है, which commonly we call at libido decrease होना शुरू हो जाता है? हाँ, डिक्रीज लिबिडो एक वही मैंने कहा, जैसे कि सेक्सुअल डिस्फंक्शंस जो है काफी मेल्स में तो वही प्रॉब्लम ही वहीं पर है. दे आर नॉट एबल टू इजैकुलेट, नहीं कर पा रहे हैं, या इरेक्शन नहीं हो रहा है, ऑल्दो दे हैव दिस स्पर्म. तो दैट इज द कॉज उनमें कि इनफर्टिलिटी क्यों होके रखी है. ऑल्दो हम उनको स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक से उनके स्पर्म वी कैन रिट्रीव, बट फाइनली उनकी सेक्सुअल लाइफ या जो इनफर्टिलिटी का कारण है वो वहां पर है, और उसके वजह से ये हैम्पर हो रहा है. और उसके कारण, मतलब उसके काफी मल्टीपल कारण हैं. स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज हो गया, वेरिकोसील हम कहते हैं. तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है. तो उसको हम अगर क्योर कर दें तो डेफिनेटली शायद उनकी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाए. राइट. सो डॉक्टर, जैसे आपने वी जस्ट मेंशन अबाउट DFI. आई थिंक दिस इज अ वेरी
कॉमन थिंग राइट नाउ. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज से कुछ साल पहले हमने सुना नहीं था. इट जस्ट दैट के मोटिलिटी काउंट और खत्म. आप डॉक्टर के पास जाओ तो उनका होता है कि नहीं नहीं, we should go for DFI. So what exactly is this and how it impacts the male infertility? इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स है उसके जो खुद के डीएनए है वो कितने फ्रेगमेंटेड है हम वो चेक करते हैं. इसमें एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि जो सीमेन जो हस्बैंड देता है जिसकी हम एनालिसिस करते हैं उसी सीमेन से हम एक स्लाइड अलग अलग मेथड्स है बट नॉर्मली जो डीएफआई के लिए हम फॉलो करते हैं वी यूज स्पर्म क्रोमैटिन डिस्पर्शन एक ऐसे बोलते हैं कि कितना उसका जो क्रोमैटिन है वो डिस्पर्स हो रहा है. उससे आइडिया लगता है कि उसमें कितने डीएनए फ्रेगमेंटेड है एक स्पर्म में. तो एक अगर हमारा सीमेन का वॉल्यूम दिया गया है उसमें हम एक पीरियड में देखते हैं कि कितने फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स डीएनए तो हम इसको क्या करते हैं हम एक हेलो टेस्ट कहते हैं कि कितने स्पर्म्स में वो अच्छा सा हेलो बना. तो दैट इज गुड वन. जिनके स्पर्म्स के हेड अच्छे हैं उनके क्रोमोसोमल ठीक है और जिसमें वो हेलो अच्छा नहीं बन रहा है दैट मींस दोज आर डीएनए फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स. तो उससे एक इंडेक्स निकालते हैं. वी काउंट अराउंड 200 स्पर्म्स एंड उसका एक परसेंटेज निकालते हैं. तो नॉर्मली जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस होती हैं या डायबिटीज है या वेरिकोसिल है तो हमें काउंट भले ही ठीक मिल रहा हो सब कुछ बट देन वी नीड टू फाइंड अ कॉज. अगर जेनेटिक्स भी ठीक है तब ये टेस्ट एडवाइस करते हैं. बहुत बार क्या होता है कि सपोज वेरिकोसिल है और हमने डीएफआई किया डीएफआई भी खराब है तो हमसे उसको एक आइडिया मिलता है कि डू वी नीड टू ट्रीट दैट वेरिकोसिल. अगर वो ठीक करके उनका डीएफआई इंप्रूव हो जाता है व्हाई नॉट गिव दैट ऑप्शन. तो बेसिकली डीएफआई हम ज्यादातर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या इम्प्लांटेशन फेलियर में ही करते हैं. ओके सो अगर हम डीएफआई की बात करें तो वो शुरू में टेस्ट नहीं होता. स्टार्टिंग में इट्स ओनली. ओके ओके अंडरस्टूड. सो आई थिंक संजिता प्लीज चेक अब डॉक्टर का वॉल्यूम ठीक है. अगर किसी को फिर भी लगता है तो प्लीज just let us know and type in the comment box. I think our volume is okay. We can hear her properly. Yes. So doctor, next we just talked about this, mentioned this varicocele. So बहुत लोग बोलते हैं कि वेरिकोसील है, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करवा लीजिए, बट पॉसिबिलिटी क्या है? एंड एक सर्जरी और ऑपरेशन के नाम से इट्स काइंड ऑफ फियर वी हैव कि क्या होगा बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए. So exactly what you suggest for your patients, or is it really possible that every varicocele doesn't need a surgery? नहीं, हर वेरिकोसील को सर्जरी की जरूरत नहीं है. There are different gradings of varicocele और more than the grading हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर उसके काउंट्स खराब हो रहे हैं या that is the reason कि वो हमको मतलब एक होता है क्लिनिकल एक सब क्लिनिकल. अगर क्लिनिकली वेरिकोसील मिल रहा है दैट डजंट मीन उसको ऑपरेट करना ही है. और अगर कभी-कभार सब क्लिनिकल वेरिकोसील भी अगर इनफर्टिलिटी का कारण है स्पर्म काउंट्स अगर हैम्पर हो रहे हैं देन वी डेफिनेटली सजेस्ट वेरिकोसिलेक्टोमी. अदरवाइज सबको नहीं जरूरत है उसकी ऑपरेशन सर्जरी की. ओके एंड क्लिनिकल और मतलब फाइनली जैसे हम कहते हैं कि मोर देन 3 mm अगर वेरिकोसील की डायमीटर बेसी है देन इट माइट मीन बट नॉट इन ऑल केसेस स्टिल. अगर कोई सिम्टम्स उससे नहीं दिख रहा है क्लिनिकली अगर सीमेन एनालिसिस ठीक है सब कुछ देन वी नीड नॉट ऑपरेट. ओके सो आई थिंक यहाँ पे द इम्पोर्टेंट थिंग इज और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए बिकॉज एज डॉक्टर कल्पना जस्ट मेंशन ईच एंड एवरी वेरिकोसील का ट्रीटमेंट या इलाज सर्जरी नहीं है राइट. सो डॉक्टर जैसे अभी स्पर्म काउंट की बात थी सो वी हैव मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस कि डॉक्टर सेड कि स्पर्म काउंट नील है बट दे रियली नीड टू गो अहेड विद द स्पॉटम स्कैन. And उसके बाद there are many options from where they are saying that through IVF we can retrieve the sperms and do the process. So what exactly is doctor suggesting to them? देखिए क्या होता है कि जब हमें स्पर्म काउंट नहीं मिल रहा है सीमेन में तो उसको हम कहते हैं अजूस्पर्मिया कि नहीं है उनकी स्पर्म. बट दैट डजंट मीन कि उनका स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है ऑल द टाइम. उसके पीछे कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं.
तो जब हमें एक एंजियोस्पर्मिक पेशेंट मिलता है तो हमारा सबसे पहला ये होता है कि उनका एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन चेक किया जाता है। उससे हमें आइडिया लगता है, क्योंकि बहुत बार जैसे आज हम अगर फीमेल की बात करें, हम कभी-कभार कहते हैं कि ओवुलेशन वगैरह सब हो रहा है, सब कुछ ठीक है, व्हाई इज शी नॉट कंसीविंग? देन वी फाइंड देयर इज ट्यूबल ब्लॉकेज। वैसे ही राइट। इनमें भी अगर मैं कहूँ तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया एक कारण हो सकता है कि भले ही एंजियोस्पर्मिया है लेकिन द रिप्रोडक्टिव पाथवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं आ। तो वो अगर हम टेस्टोस्टेरोन करते हैं कि बोथ द वैल्यूज आर नॉर्मल, कि हमारा एफएसएच भी नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक ही है, बट इट इज नॉट द स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं कोई और ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है, उसकी वजह से हम उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, स्पेशली ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता चले कि क्योंकि हमारा जो पाथवे होता है टेस्टिस से जो हमारी जाती है एपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस करके, तो वो ट्रांसरेक्टल से हमें पता चलता है कि इजैकुलेटरी डक्ट के वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, जिसके वजह से स्पर्म नहीं आ पा रहे इजैकुलेट में। तब हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं सर्जिकली। तो उस कारण से हम कहते हैं कि एक तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव वाला। दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जो एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि एफएसएच अगर बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन कम है, देन वी अंडरस्टैंड कि ऊपर से हमारा ब्रेन से तो ठीक ही मिल रहा है, तो दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। फिर हम सोचते हैं कि दैट माइट बी सम जेनेटिक कॉज, जैसे कि काफी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में स्पेशली वाइल्ड क्रोमोसोम माइक्रोडिलेशंस जो होते हैं उनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव देखा जाता है। तो कितनों में हम स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं, कितना पॉसिबिलिटी है, वो चीज चेक करने के लिए हम सबसे बेसिक आफ्टर एंजियोस्पर्मिया अगर मिलता है तो सबसे पहले हमारा ये होता है एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन। अगर दोनों नॉर्मल है, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन, मतलब ब्रेन से भी सिग्नल ठीक है एंड टेस्टिस का भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ठीक है, यानी कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हम उस लाइन में सोचेंगे। अगर ब्रेन से ठीक है बट टेस्टिस फिर भी टेस्टोस्टेरोन ठीक नहीं है, नॉर्मल है या लोअर, देन वी थिंक इट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। ओके, राइट। And उसके बाद we have few, I think latest technologies are there to extract the sperm directly from it. So डॉक्टर, उनका कितना सक्सेस रेट है? बिकॉज यू सी, जब हम आई वुड से रिट्रीवल पे जाते हैं वी एज अ फीमेल, तो हमें लगता है कोई बात नहीं, एक सीरिंज से वो पूरे फॉलिकल्स बाहर आ जाएंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टू द मेल्स, सो दे वर लाइक कि नहीं नहीं, मैं करवा नहीं सकता, सीरिंज से वो कुछ होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस? मैं कुछ चीज आपसे शेयर करूंगी। एक चीज है कि फीमेल में तो हम फिर भी हाफ एन आवर एनेस्थेशिया दे के उनका सुसाइड रिट्रीवल कर रहे हैं, मेल में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। We need not give anesthesia also. इतना छोटा सा प्रोसीजर है with a very fine needle, जो हम नॉर्मली बच्चों में लगाते हैं, बटरफ्लाई कैनुला, इसे हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं and it's hardly 10-15 minutes job। तो एक पार्ट तो वो। दूसरा इसमें जैसे कि आपने पूछा उसका सक्सेस क्या होना है क्या नहीं, तो कल ही हमारी बिरला में एक मीटिंग थी, तो पैन इंडिया हमारा अभी ऐसा हमें डेटा मिला है कि we have done 50 last year में हमारे sperm retrieval technique rate 48 have conceived and not just conceived, live babies are present with us. Wow, that's surgical sperm retrieval. So this is a data जो बहुत जल्द हम प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। तो we definitely encourage कि सब कुछ, मतलब we are always in favor of self, और इसको हम definitely encourage भी बहुत करते हैं कि why not your own sperm? When females are so willing कि नहीं खुद का अंडा हो, तो मेल का भी ego है and they also will. It's we who need to encourage them instead of straight away going कि donor sperm ले लो, ये ले लो। So next time अगर किसी मेल को वो नीडल वाले प्रोसेस से डर लगता है, सो आप ये सेशन जरूर दोबारा देखिएगा, क्योंकि जो पिकअप नीडल है that is around 37, ये वाली तो it is hardly not even an inch, और भी छोटी है। बिल्कुल। सो आई थिंक जितने मेल व्यूअर्स हैं, अब थोड़ा करेज आ गया होगा, वी कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। सो डॉक्टर, बहुत सारे और ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिकेशन हो रहा है, देन ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। सो उसके बाद क्या? उसके बाद डोनर स्पर्म ही एक ऑप्शन है,
और जैसे न्यू रूल्स या लॉ आ गए हैं तो उसमें लोगों को ये भी डाउट होने लगा है कि डोनर अच्छा भी मिल रहा है कि नहीं. सो आई रियली वांट you to add few pointers on this. अगर हम डोनर सीमेन की बात करें तो एट बिरला फर्टिलिटी हम डोनर सीमेन हो चाहे एग डोनर हो, दोनों एआरटी बैंक से लेते हैं. अब अगर मैं सिर्फ डोनर सीमेन की बात करूं तो हम एआरटी बैंक से वो लेते हैं और हम उसको मैप करके लाते हैं डोनर सीमेन को. हम हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, उनके फेशियल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, हम जब भी एक पेशेंट आता है उनका हम आधार और उनके फोटोज हम क्लिक करते हैं. दैट इज इन आवर सिस्टम एंड वो सारी डिटेल्स हम बैंक को देते हैं. उसके हिसाब से वो हमें सेम ब्लड ग्रुप एंड मैचिंग चीजों के हिसाब से वो हमें मैप करके एक डोनर, एक हस्बैंड के लिए एक ही डोनर सैंपल आता है मैप करके. एक कोड जनरेट होता है और कोड के हिसाब से वो सैंपल सिर्फ और सिर्फ उसी हस्बैंड के लिए यूज होता है. दूसरी बात करें तो हम जब वो डोनर सैंपल यूज करते हैं, वी टेक अ सिग्नेचर फ्रॉम द पेशेंट, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ. उसमें उनके हम जो डिटेल्स देते हैं, वी मेंशन द एज ऑफ द डोनर. उस सीमेन सैंपल में उनके कितने स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी क्या है वो देते हैं. उनका हाइट, उनका फेशियल फीचर्स, उनके आई कलर, उनका हेयर कलर, ब्लड ग्रुप और कभी कभार उनके मेडिकल क्वालिफिकेशन भी लिखी होती है, if he is a graduate or whatever. Plus, they are tested negative for all the viral profile like HIV हो गया, hepatitis हो गया, VDRL हो गया, and genetic and thalassemia screening. ये सैंपल्स को बैंक भी तब तक रिलीज नहीं करता जब एक डोनर बैंक के पास जाता है. वो सैंपल भले ही बैंक ने ले लिया है, बट आफ्टर 6 months दैट डोनर इज अगेन स्क्रीन फॉर HIV, क्योंकि HIV का विंडो पीरियड इज 6 months. 6 months बाद भी अगर वो डोनर HIV नेगेटिव तभी वो सीमेन सैंपल रिलीज होगा. तो हम इतना प्रिकॉशंस लेके वो डोनर सैंपल यूज करते हैं, हम ऐसे यूज नहीं करते. एंड वी हैव टू सबमिट ऑल द डेटा. जिस सैंपल को हमने जो मैप करके लाए हैं वो वापस वो डॉक्यूमेंट हमें बैंक को भी दिया जाता है, पेशेंट को एक डॉक्टर कॉपी, एक बैंक कॉपी. तो वन सैंपल इज ओनली फॉर वन डोनर और उसकी क्वालिटी एंड सारा डिटेल्स फिजिकल without name and caste is different thing. Right. I think this is a great information because donor के लिए जब हम जाते हैं तो एक थोड़ा सा डाउट रहता है. ये बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे नहीं we don't want to go for donor, पता नहीं कैसा होगा. So viewers, this information is really important. अगर कहीं किसी भी medical reason से डॉक्टर इज सजेस्टिंग यू टू गो फॉर डोनर, देन प्लीज थिंक ऑफ एक ऐसा क्लिनिक, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा डॉक्टर जो आपको सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोवाइड करे. इट्स नॉट दैट कि वो डोनर आया हमने ले लिया, इधर डोनर गया ये कर लिया. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, so we have another question: how it can be detected that the donor's semen is free from any disease? I think Dr. Kalpana just answered this कि पूरी screening होती है. So doctor, जैसे हम females में लेते हैं, so we according to new law we have to have 7 mature donor eggs. So from a single donor. So हम मेल में कैसे उस क्वांटिटी या उस क्वालिटी को मेजर करते हैं? मेल में तो जैसे एक नॉर्मल सीमेन एनालिसिस के जो पैरामीटर्स है, जो कि आजकल हम WHO 2021 की गाइडलाइन फॉलो करते हैं. तो एज पर दैट जो एक डोनर हमें सैंपल देता है, मतलब जो बैंक को जो वो सैंपल दे रहा है, दैट शुड बी मोर देन 1.5 ml. उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी मोर देन 15 million. वो जो पैरामीटर्स है वो सारे नॉर्मल होंगे तभी वो बैंक रिलीज करेगा. लाइक जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि जो एक देखने में स्पर्म कितना है, तो दैट शुड बी नॉर्मल स्पर्म कितने हैं, दैट शुड बी मोर देन 4%, मोर देन और इक्वल टू 4%. मोर्टिलिटी की बात करें तो प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी मिलाकर इट शुड बी मोर देन 42%. तो वो एक जो सैंपल जो डोनर दिया है उसके वो चीजें तो ठीक होनी, वही एब्नॉर्मल है देन द डोनर. राइट. सो इन केस अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो ये सेशन आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं. सो डॉक्टर, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि रेडिएशन से प्रॉब्लम है,
सेल फोन्स हो गए, माइक्रोवेव, वर्किंग कंडीशन कितना, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है कि बहुत हीटेड उसमें है। और एक और चीज है कि जिम के लिए मेल्स में एक होता है कि बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग है, सो वे प्रोटीन दे आर हैविंग। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मैम, मैं वो वे प्रोटीन बंद करके घर में ऐसा क्या खिलाऊं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल सबसे ज्यादा खाओ विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि फाइनली हम डॉक्टर्स जो मेल्स को जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सीमेन, वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच आर रिच इन सेलेनियम, कोएंजाइम क्यू, एल कार्निटीन। ये सारे जो होते हैं वो मतलब अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, बट फाइनली दे ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम करेगा और स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। एंड दैट वी गेट रिच इन ऑल दोस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैं ये बोलूंगी। तो वी शुड हैव मोर ऑफ दोस इंस्टेड ऑफ, और डेफिनेटली हाई प्रोटीन डाइट हमें लेना है, उसके लिए वेज नॉन वेज वॉट एवर, बट हैव दिस आई वुड से जितना आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हम इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, 3-3 महीने के लिए अगर आप किसी के भी विच एवर क्लिनिक यू विजिट, इट्स फाइनली घुमा फिरा के हम सभी वही हैं until कुछ और हम ऐड कर रहे हैं, so why not have those? So someone is asking, what about protein powder? Is it safe or not? Protein powder normally pregnant women ask, but I have not got कि males पूछते हैं, pregnant ladies हमेशा protein powder के पीछे। Yes, you can have, but then why not have? Why to have everything processed and why not take something which is natural? आप दाल ले लो, आप और भी इतने sprouts से वो खा लो आप प्रोटीन के तौर पे। But yes, you can take protein supplement. And definitely that should be sugar free. Will not increase your sugar in that. आई थिंक ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट दिस प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल दैट, हम ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि उसको एक पैकेज्ड फॉर्म में है और उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे ठीक रहे। सो आई थिंक जिसने भी सोचा कि मैं प्रोटीन पाउडर ले लूं, तो एक बार जरूर सोचिएगा उस डब्बे में। Pregnant ladies को भी I don't recommend much. They keep coming and asking when it's protein powder. I said, why don't you increase your water intake and why don't you increase your protein in the diet? आपको worry है कि amniotic fluid कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, आप water intake बढ़ाओ। सबसे मेन कारण तो वो है आपका low water intake, and then increase your protein in diet. जैसे ना बिल्कुल। आई थिंक इस सेशन के बाद बहुत लोगों के घर से, किचन से वो प्रोटीन पाउडर के डब्बे गायब होने वाले हैं। So let's hope for the best. So डॉक्टर, डायग्नोसिस की बात करें तो वी हैव आई थिंक मेन जो हमारे पास चलता है दैट इज ओनली सीमेन एनालिसिस। उसके बेसिस पे या यूं कहें उसके उस पे ही डॉक्टर्स प्रोवाइड द एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन। और रिसेंटली जो देखा गया है, दिस इज लाइक CoQ10। तो बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये कैसे, ये कोई जादू की पुड़िया है कि डॉक्टर मेरी वाइफ को भी यही बोल दिया, मुझे भी यही बोल दिया और उन्होंने बोला 3 महीने खाइए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इट इज नथिंग, बस वो CoQ10 ऐसा है कि जो माइटोटिक स्पिंडल है, जो क्रोमोसोम में जो माइटोटिक स्पिंडल है, उसको ठीक रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसमें ब्रेकेज को ना हो, उसको ठीक करने के लिए है। और मैंने वही कहा कि फाइनली दीज आर ऑल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और कुछ कोई जादू नहीं है उसमें। यस, बट देन डेफिनेटली उसको हेल्दी रखने के लिए भी डेफिनेटली नीड इट कि उनका, जैसे मैंने कहा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो होता है स्पर्म्स में, तो इंटीग्रिटी, डीएनए इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए माइटोटिक स्पिंडल की इंटीग्रिटी, कुछ नहीं है उसमें। तो वही मैं बोल रही हूँ, 3 महीने के लिए हम देते हैं, डेफिनेटली उससे इम्प्रूवमेंट दिखता है बहुतों में, जो बाकी और कोई कारण नहीं है, स्ट्रेस है या जो भी, बट ऐसा नहीं है कि उसके कुछ और ही कम मिल्क काउंट है और है तो उस एंटीऑक्सीडेंट से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कोई अंडरलाइंग कॉज और है जिसको हमको रूल आउट करना है। और जैसा कि मैंने कहा, हार्मोन्स में जैसे कि एफएसएस, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन जैसे कि फीमेल में भी हम बोलते हैं तो प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड हो गया, ये सब मेल में भी है, स्पेशली आप शुगर टेस्ट, वो मेल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
राइट। आई थिंक मेल में ये चीजें अभी आ रही हैं, लाइक प्री डायबिटिक कंडीशन इज वेरी कॉमन इन मेल्स। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट टाइम आप सब एक साथ जाइएगा, सब इन द सेंस आप दोनों मेल फीमेल, आप एक साथ जाके सारे टेस्ट करवा के आइएगा। सो डॉक्टर, प्रोलैक्टिन भी मेल्स में इम्पोर्टेंट है? ओके, यस, कि प्रोलैक्टिन भी जैसे ना इट शुड बी लेस देन 30, मतलब राइट। 22 से 30 का रेंज है। इफ इट इज मोर तो कुछ काउंट की मोडिटी और काउंट एडिनोमास, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोलैक्टिन भी। इनफैक्ट मोर देन 100 तक भी हमें पेशेंट मिलते हैं जिनके प्रोलैक्टिन लेवल्स मोर देन 100 इन मेल्स, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट कंसीविंग। तो उसको भी हमें चेक करने के लिए वी हैव टू फॉलो द सेम व्हाट वी आर फॉलोइंग इन द फीमेल, हमें वही देनी पड़ती है दवाइयां। राइट। आई थिंक प्रोलैक्टिन का अब तक जितना मैंने सुना, तो आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे लोग बात करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट फीमेल्स ही हैं यूजली जो डिस्कस करती हैं कि थायराइड चेक करवाया था और प्रोलैक्टिन चेक कराया था। बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेल्स, इफ यू आर इन द सेशन, और फीमेल्स आप अपने हस्बैंड्स को, पार्टनर्स को जरूर समझाइएगा, प्रोलैक्टिन हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। So doctor, please summarize the session के हार्मोन्स हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और एक कुछ अच्छी सी टिप जिससे मेल्स को लगे कि नहीं, हम बायस नहीं है, हम उनको भी सही चीज बता रहे हैं। नहीं, मैं यही कहूंगी कि अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, अगर आपको मोर देन 1 ईयर हो गया है, देन एटलीस्ट मैं ये कहूंगी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड विजिट अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट टुगेदर। सारा बर्डन फीमेल पे नहीं है, एंड यस, मेल ईगो को साइड रख के इवन योर प्रॉब्लम इज क्यूरेबल। मैं ये बोलूँ, ऐसा नहीं है कि ये और ऐसा नहीं है कि इवन इफ इट इज अजोस्पर्मिया और समथिंग इट इज नॉट क्यूरेबल। वी हैव अ सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। एंड जैसा कि मैंने कहा, इवन इतने पेशेंट्स है एजोस्पर्मिया वाले, बट यस वी आर एबल टू गिव देम सक्सेस विद देयर ओन स्पर्म्स। तो आप आइए तो सही, तभी तो हम बता पाएंगे कि आपका कारण कहाँ पे है, वेयर इज द कॉज ऑफ इट। इफ यू डोंट, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना हमारे सोसाइटी में, द वाइफ कम्स, कभी वो अपने बड़े बहन को लेकर आ रही है या फिर कभी मदर इन लॉ आ रही है, बट मेल्स डोंट कम आउट, एंड सारा फिर बर्डन वाइफ पे ही है, बट इट्स नॉट द सेम। आप प्लीज विजिट करिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से और प्रॉपर डायग्नोसिस पे आइए, एंड देन वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। राइट। एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद अदर पीपल, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव सेशन, जो अवेयरनेस हमने आपके साथ शेयर की है, उसकी जरूरत बहुत लोगों को है। बहुत लोग बाहर निकल के अपनी तकलीफ, अपने इश्यूज नहीं शेयर करना चाहते। सो प्लीज शेयर दिस सेशन लिंक। हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए इस अवेयरनेस को हर किसी तक पहुंचाने की। And thank you, Dr. Kalpana. Thank you, Birla, for arranging this awareness session. Thank you, Doctor. Thank you.